वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका आप सभी का ऑल इन 8454 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं चैप्टर 2 परमाणु भार, अणुभार तथा तुल्यांकी भार के बारे में आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। फाइनली ये वीडियो इन छात्र छात्राओं के लिए है जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं। पढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु। व्हाट इज एटम? ठीक है, परमाणु तत्वों का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में कदापि नहीं रह सकता। अर्थात परमाणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में ही रहता है, लेकिन वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अपवाद स्वरूप अक्रिय गैसों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते एवं स्वतंत्र अवस्था में भी रहते हैं। यानी कि अपवाद यानी कि वो ना भाग लेते हैं और ना ही और भाग नहीं लेते हैं, हम स्वतंत्र अवस्था में भी रहते हैं, यानी जो काम भी नहीं करते और स्वतंत्र अवस्था में भी रहते हैं, उसको अपवाद कहेंगे। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म कण होने के कारण इसका वास्तविक निरपेक्ष भार, एब्सोल्यूट वेट भी इतना कम होता है कि इसे प्रयोगों द्वारा पता करना अत्यंत कठिन होता है। अतः परमाणु के निरपेक्ष भार के स्थान पर सापेक्ष भार निकाला जाता है, यानी कि रिलेटिव वेट निकाला जाता है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने C12 को परमाणिक तत्वों तथा इसके परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान 1 एमू माना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने C12 के प्रमाणिक तत्व यानी कि इसको एक पैमाना मान लिया गया है तथा इसके एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को, यानी कि इसके भार के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई या 1 एमओ माना गया है। ठीक है, अतः किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 या परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु के द्रव्यमान को अगर नापा जाए तो इसको C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, इस रूप में मापा जाता है। ठीक है, तत्वों की परमाणु तत्व का परमाणु भार, इसको निकालने के लिए एक सूत्र है जिसमें दिया गया है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 1/12 इंटू C⁻12 या C का पावर 12 परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, अब जानते हैं हम ग्राम परमाणु भार क्या होता है। ग्राम एटॉमिक वेट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये काफ़ी आसान होगा। बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट होंगे और यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड, ये सब के भी स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए भी इंग्लिश पढ़ दिया जा रहा है ताकि आप सबको आसानी हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जब किसी तत्व की परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु ग्राम परमाणु में उस तत्व को 6.23 गुने 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। यानी कि इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक ग्राम परमाणु में तत्वों के कितने परमाणु हो सकते हैं, तो 6.023 गुने 10 की पावर 23। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, अतः 23 ग्राम सोडियम इसका 1 ग्राम परमाणु होता है। ठीक है, ग्राम परमाणु का सूत्र होता है तत्वों का परिणाम ग्राम में और परमाणु का भार ग्राम में। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट और एमओ। ठीक है, कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, यानी कार्बन का पूछ सकता है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12। आगे भी इसके पीछे भी हम बताए हैं उसका द्रव्यमान। चलिए, 12 होते हैं कि परमाणु के द्रव्यमान से 12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट के संक्षेप में एमू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको भी पूछ सकता है कि इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को एमू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन आजकल एमू के स्थान पर यू का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल अब नया युग है तो नया युग में AM हटाकर सिर्फ यू का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए
एक एमओ या एक यू बराबर 1/2 गुने मास ऑफ C612 एटम। ठीक है। कार्बन के 12 परमाणु के द्रव्यमान 1.9924 गुने 10⁻³ ग्राम होता है, जो 12 यू के बराबर है। अर्थात एक यू बराबर 1 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर ये याद किया जा सकता है 1.6603 गुने 10⁻24 ग्राम। ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप सबको जुबान पे रहना चाहिए, एकदम रट्टा मार लीजिए इसको। देखिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एमओ में नीचे सारणी में दिए गए हैं। चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं और इनका परमाणु द्रव्यमान इसको डिस्क्राइब करते चलते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये सब एग्जाम में की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब इसे याद कर सकते हैं नहीं कर ही लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का सांकेतिक नाम हो गया हीलियम। परमाणु संख्या इसकी होती है 1 और द्रव्यमान संख्या 1080। ठीक है। चलिए इसका हो गया हीलियम का He और परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4026। लिथियम का हो गया Li और 3 और 6। एक ट्रिक हम इसमें बताना चाहेंगे, आप स्टूडेंट ये गौर कर सकते हैं, जैसे लिथियम है, इसका लिथियम है, ठीक, और इसका Li सूत्र है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है 3 और द्रव्यमान संख्या लगभग में कितना है 6। तो अगर द्रव्यमान संख्या अगर लिथियम का पूछे तो अगर एग्जैक्ट तो ये याद नहीं होता है, लेकिन इतना ट्रिक जरूर बताएंगे कि इससे 2 गुना, लगभग में 2 गुना जो भी हो, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा लगभग में 2 गुना जो भी हो वो मार देना है। ठीक है। जैसे लिथियम पूछा, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान बताइए, तो परमाणु संख्या आपको याद है कि ये 3 नंबर पर होता है, तो 3 का 2 गुना 6, लगभग में 6.94 आ रहा है, 6.94 आ रहा है, तो इसको 3 गुना 6 कर देंगे, लगभग में इसको मार देंगे। ठीक है। चलिए बेरिलियम Be4, देखिए 4 दूना 8, 8 थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ये है, इसको याद करने की ज़रूरत है। चलिए बोरॉन का B, इसका परमाणु संख्या 5 और देखिए द्रव्यमान संख्या इसका कितना हो जाएगा 5 दूना 10 आ गया यहाँ पे। ठीक। कार्बन का C और इसका परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या कितना 6 दूना 12। ठीक है। नाइट्रोजन का N और परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या 14। ठीक है। 2 गुना हो गया, सीधे 2 गुना 14 हो गया, लगभग 14 लिख देंगे, उतना याद कर लेंगे काफ़ी है, 14 याद होना चाहिए, इसका 2 गुना लगभग होता है द्रव्यमान। ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का 8 हो गया O हो गया इसका और 8 हो गया, 8 दूना 16 ना होके लगभग में 9 पॉइंट है, तो ये भी चलेगा। ठीक है। फ्लोरीन का F, ऐसे करके आप सब याद कर सकते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ ताकि समय वेस्ट ना हो। फ्लोरीन F 9 18, देखिए 9 दूना 18, ये हो गया। नियॉन Ne 10 20, यानी कि 10 दूना 20। सोडियम Na, आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको हमें लगता है कि सब याद हो जाएगा। सोडियम Na 11, 11 दूना क्या हो जाएगा 22। ठीक है। मैग्नीशियम Mg 12, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, लगभग 24.31। पॉइंट पे हम नहीं पढ़ रहे ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, इस ट्रिक को जल्दी से आप फॉलो करके याद कर लीजिए। मेरा मेन मकसद है याद करना और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नंबर अचीव कराना। ठीक है। चलिए सोडियम मैग्नीशियम हो गया था। एल्यूमिनियम देखिए Al 13, 13 दूना 26, 26.9815। ठीक है। हम दशमलव के बाद नहीं पढ़ रहे थे, इसके लिए आप ये ना सोचिएगा कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, हम आपको याद कराना चाह रहे हैं। ठीक है। सिलिकॉन का Si और 14 और उसके बाद 14 दूना 28, 0.86 हो जाएगा। ठीक। फास्फोरस का हो जाएगा P। ठीक है। फास्फोरस कितने बच्चे F लगा देते हैं, लेकिन नहीं, फास्फोरस फास्फोरस P से लिखा था ना, PH से लिखा था। ठीक है। तो उसका पहला अक्षर हो जाएगा P। ठीक है। कितने बच्चे हैं जो F से याद कर लेते हैं, तो वो गलत है। देखिए फास्फोरस का 15, देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, फॉसी फास्फोरस फॉसी 15, यानी कि फास्फोरस की संख्या कितनी हो जाएगी 15। ठीक है। और 15 का हो जाएगा 19, ये कैसे दे दिया है, आई थिंक मुझे ये गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी आप सब देख लीजिएगा। सल्फर का हो जाएगा S। ठीक है। इसका 16, 16 दूना 32, 0.6। ठीक है।
32.06 हो जाएगा इसका आंसर। द्रव्यमान संख्या क्लोरीन का Cl इसका पहला अक्षर है, और 17, इसका 17 दूना 34, एक बढ़ा हुआ है तो इसका 35 हो जा रहा है। ठीक है, 35.453। ठीक है, आर्गन का 18 दूना 36 होता है, और इसका 39 दिया हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे कि हाँ आर्गन का, यानी कि जिसका जिसका 2 गुना लगभग नहीं मिल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान दे के याद कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आर्गन है AR आर्गन 18। देखिए अ से आर्गन, अ से 18। ठीक है, AR अ से आर्गन, देखिए AR भी आ जा रहा है, अ से 18 भी आ जा रहा है, और 18 दूना ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक नहीं है, ज़्यादा है, तो इसको भी याद करना होगा आपको। देखिए पोटेशियम का पोटेशियम के, देखिए ये इसको याद करने में भी काफ़ी बच्चे को ये P मार देते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम का के हो जाता है इसका आंसर। इसको याद करने का ट्रिक है, यानी कि एक बच्चा था जो कि पोटास खा लिया, तो उसका गार्जियन ने पूछा कि पोटेशियम के खाया, यानी कि हम लोग को भोजपुरी में बोला जाता है ना के मीन्स यानी कौन, तो इसका पोटेशियम कौन खाया, तो पोटेशियम के खाया, हम लोग को भोजपुरी में बोला जाता है पोटेशियम के खाया, तो इसका ये हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा पोटेशियम के खाया। ठीक है, पोटेशियम का के, उसका हो जाएगा 19 साल का लड़का था। ठीक है, इसका हो जाएगा 19, और इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 39.102। ठीक है, कैल्शियम का हो जाएगा Ca, और इसका 20 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। देखिए 2 गुना। ठीक है, डायरेक्ट सीसा लेड Pb, और इसका ये हो जाएगा 82, इसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा 82 है ना, सबसे ज़्यादा इसका ये है Pb, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, सीसा लेड को भी हम सब भूल जाते हैं काफ़ी जल्दी, तो इसको भी याद रखने का ट्रिक है कि Pb, पागल जो होता है, पागल बेटा वो शीशा बार बार देखता है, यानी कि पागल बेटा जो है वो क्या करता है, शीशा बार बार देखता है। तो शीशा कौन देखता है, तो पागल बेटा या पागल लड़का, लेड से लड़का भी हो सकता है, तो पागल लड़का यानी कि पी से पागल, बी से बेटा, या लेड भी आ जाएगा तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो पागल बेटा Pb शीशा देखता है बार बार, इसका हो जाएगा 82, और 207 हो जाएगा इसका द्रव्यमान संख्या। 3 हो जाएगा Sn, सुन 3। देखिए कैसे हो जाता है, Sn किसी को बुलाया जाता है तो कैसे बुलाया जाता है, सुन, तो Sn सुन 3 रुपये दो। ठीक है, तो सुन क्या दो, 3 रुपये दो, तो 3 का अगर पूछेगा तो सुन 3 रुपये दो। ठीक है, इसका हो जाएगा 50, और इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 118। सोना का Au, सोना आपको मालूम ही होगा 79 है, और इसका द्रव्यमान संख्या 196.97 है। चांदी का हो जाएगा Ag, ठीक है 47 हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 107.863। तांबा का हो जाएगा Cu, तांबा का Cu, और ये सब तो इस सोना चांदी लोहा ये सब तो याद रहता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। इसका 65 हो जाएगा। लोहा Fe 26, 55, इसका हो जाएगा। जस्ता का हो जाएगा Zn 30 और 65 है, 30 गुना 60 लगभग हम मार देंगे। पारा नहीं, लेकिन कुछ ना याद होने से अच्छा है ना कि एक कॉन्सेप्ट में बैठा ले कि हाँ लगभग में 2 गुना जो दिखेगा हम उसको मार देंगे। पारा Hg 80 हो जाएगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा 200, ठीक है। आयोडीन का आई हो जाएगा और 53 और 126, ठीक। आर्सेनिक का हो जाएगा As और 33 और 74, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अणु, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं। तत्व अथवा यौगिक का, देखिए हम शुरू से पढ़ा रहे हैं ताकि एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। ये चैप्टर है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाएंगे इस वीडियो के बाद में, जिसको अपलोड कर दिया जाएगा कल परसों में।
तो इसके लिए घबराइए नहीं, ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव आपका समझिए तो टेस्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव वो देवेंगे तो इसी चैप्टर से देवेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाएगा और तैयारी बेटर से बेटर हो सकती है। चलिए, तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिनमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं अणु कहलाते हैं। ठीक है, तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये एक परमाणुक, द्विपरमाणुक या बहुपरमाणुक हो सकते हैं, यानी कि जिसमें एक भी परमाणु हो सकता है, दो भी परमाणु हो सकता है, और बहु यानी कि दो से ज़्यादा भी परमाणु हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, किसी पदार्थ का अणुभार एक तुलनात्मक संख्या है जो यह प्रदर्शित करते हैं कि उस पदार्थ का एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता। आधुनिक समय में अणुभार की परिभाषा C12 के मानक मान कर की गई है। आगे भी हम पढ़ा चुके हैं C12 क्यों माना गया है। ठीक है, अतः पदार्थ के एक अणु की तुलना C12 के एक परमाणु के 12वें भाग से की जाती है। अतः अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणुभार बट्टा C12 के परमाणु भाग के 1/12वें भाग का भार। अणुभार में परिवर्तन तत्व के भारों के योगफल होता है। जैसे H2O का अणुभार हो जाएगा, आपको अगर दे देवे H2O का अणुभार निकालने के लिए तो इसका डायरेक्टली इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे याद रखिए H2O का अणुभार हो जाएगा 18। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम अणुभार, देखिए घबराइए नहीं। ग्राम अणुभार, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार को जब ग्राम में प्रदर्शित करते हैं तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे HN3 का अणुभार 17 ग्राम है, अतः 17 ग्राम NH3 बराबर 1 ग्राम अणुभार या मोल। ठीक है, NH3 का अणुभार कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। ग्राम का अणु आयतन, ग्राम मॉलिक्यूलर वैल्यू। ठीक है, किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार का सामान्य तापक्रम एवं दाब यानी कि NTP पर आयतन 22.4 लीटर होता है। देखिए इसमें पूछ सकता है, एक सामान्य किसी गैस की एक ग्राम अणुभार के सामान्य तापक्रम पर दाब पर आयतन कितना लीटर होता है, तो 22.4 लीटर होता है। यह ग्राम अणु आयतन या मोलर आयतन कहलाता है। ठीक है, मोलर आयतन का मान भी अगर पूछता है तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। किसी तत्व के तुल्यांकी भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के कितना द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम अथवा क्लोरीन के 35.5 ग्राम के संयोग करता है, अथवा उन्हें उनके यौगिकों से प्रतिस्थापित करता है, यानी कि उन्हें हटा देता है। प्रतिस्थापित करने का अर्थ हुआ उसे हटा देना, यानी कि उसका स्थान ग्रहण कर लेना। ठीक है, जैसे आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं, आपका दोस्त आके बैठा हुआ है, आप उसे हटा के खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिए, तो आपने उसे क्या किया, प्रतिस्थापित किया। इसे ही प्रतिस्थापित करना कहलाता है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन जब तुल्यांकी भार ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तब इसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन का तुल्यांकी भार 35.5 है, लेकिन ग्राम तुल्यांकी भार 35.5 ग्राम है। ठीक है, ग्राम में देखिए तुल्यांकी भार ऐसे बोल सकते हैं कि 35.5 है, लेकिन ग्राम में तुल्यांकी भार अगर बोलना हो तो 35.5 क्या लास्ट में क्या लगावेंगे, ग्राम लगावेंगे। ठीक है, चलिए परमाणु भार, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में संबंध। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुना क्या होता है, संयोजकता। ठीक है, या तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बाई संयोजकता। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे आ गए तुल्यांकी भार, यहाँ पे आ गए तो परमाणु भार क्या चला जाएगा, परमाणु भार इधर आ जाएगा तो परमाणु भार बटा में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा संयोजकता। समझ में आया, यानी कि बराबर के बाद जब जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा। परमाणु तुल्यांकी भार इधर आ जाएगा, परमाणु भार तुल्यांकी भार यहाँ पे आ गया, परमाणु भार यहाँ पे आ गया, और संयोजकता तो है ही। ठीक, इससे सेम क्वेश्चन सेम सूत्र है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं आप। चलिए, अम्ल का तुल्यांकी भार, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार उसका वह द्रव्यमान है जिसमें एक विस्थापनीय हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्षारकता। क्षारकता किसे कहते हैं,
क्षारकता का अर्थ होता है यानी कि उसमें क्षार की मात्रा उसमें कितने प्रतिशत है। तो जो जब क्वेश्चन देवेगा, हम आगे जब क्वेश्चन करावेंगे तो ये सब हम सॉल्व करावेंगे। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइएगा, बस यही सब चीज़ दिखा दिखा के डरवा देते हैं। नॉर्मल चीज़ पढ़ाते नहीं है, जो जड़ का चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है उसे पढ़ाते नहीं है। अब बच्चा सब एकदम डर जाता है कि हाँ जी क्या कहाँ से आ गया, क्या है क्या नहीं है, और एकदम धनाधन मैथ बनवाते जाते हैं कि ऐसे है वैसे है। तो डरने की बात नहीं है, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं और शुरू से आपका सब चीज़ सॉल्व करावेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे देखिएगा कैसे फटाफट MCQ बनाइएगा आप खुद। चलिए बढ़ते हैं। अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यानी कि 1 मोल यानी कि 1 ग्राम में, ग्राम को किस में मोल भी कह सकते हैं, परमाणु को मोल में भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या यानी कि कितनी होती है, ऊपर भी हम पढ़ाए हैं 6.022 गुने 10⁻23 होती है। तो एक अवोगाड्रो संख्या का मान अगर भी पूछ दे, जिसको अवोगाड्रो संख्या का मान भी अगर पूछ दे तो यही होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं, नोट में आप नोट्स तो लेके बैठे ही होंगे, उसको लिखते जाइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा पक्का मिलेगा। MCQ जो भी बनेगा उसमें एकदम बिल्कुल से मिलेगा। ठीक है, होती है या किसी पदार्थ के तत्व या यौगिक को 1 ग्राम अणु 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या भी 6.022 गुने 10⁻23 होती है, हो जाती है। इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, यानी कि जिसे n से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो n कहीं भी मिले तो उसको एवोगाड्रो संख्या समझ लेंगे। अतः n बराबर क्या होता है, n का भी मान पूछेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, n बराबर भी होता है 6.022 गुने 10⁻23। ठीक है, नोट, आजकल एवोगाड्रो संख्या को एवोगाड्रो नियतांक या एवोगाड्रोज कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक एवोगाड्रो संख्या का कितना सारा नाम है ना। तो इस सब चीज़ को, सबसे बड़ा चीज़ है ये, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको एकदम याद ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुओं की संख्या 6.0 गुने 10⁻23। आप इसको नोट्स में लिखते जाइए, काफ़ी आसानी होगा आपके लिए। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 गुने 10⁻23। मोल संकल्पना के अनुसार मोल एक इकाई है जो किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या 6.022 गुने 10⁻23 होता है। संख्या 6.022 गुने 10⁻23 जो मोल को प्रकट करता है को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अतः मोल पदार्थ के कणों को अवोगाड्रो संख्या को भी व्यक्त करता है। अतः मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक होता है। ठीक है, तो मोल किसका किसका प्रतीक होता है, तो संख्या और द्रव्यमान दोनों का। देखिए जड़ से पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये आगे जब MCQ बनाइएगा, हम जब बनवाएंगे तो उसके बाद आप देखिएगा कैसे धुआं मचा दीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको हर चीज़ कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ आपको टॉपर और अच्छा स्टूडेंट बनाता है। ठीक है, क्योंकि MCQ तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन उसका जड़ नहीं पढ़ता है, उसका बेसिक चीज़ नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, मोल क्या है, ये 6.022 गुने 10⁻23 क्या है। और आप पढ़े हैं तो आपको ये सब पता है कि हाँ ये सब मोल क्या है, ये कहाँ से आया है ना, N किसे कहते हैं, है कि नहीं। चलिए, ग्राम मोल 1 मोल को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम मोल कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम में 6.023 गुने 10⁻23 अणु रहते हैं। सभी गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन सामान्य तापक्रम एवं दाब NTP पर 22.4 लीटर होता है। यानी कि सामान्य तापक्रम एवं दाब पर NTP पर कितना होता है, 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं, ग्राम या परमाणु, महत्वपूर्ण बिंदु इसके पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ग्राम परमाणु या ग्राम अणु को मोल कहते हैं। ठीक है, अगर मोल किसे कहते हैं तो आपको मालूम है, तो ग्राम परमाणु या ग्राम अणु को मोल कहते हैं। 6.022 गुने 10⁻23 कणों को परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि की संख्या को एवोगाड्रो संख्या या मोल कहते हैं। ठीक है, परमाणुओं
का 1 ग्राम परमाणु बराबर 1 मोल होता है, या एक अवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसको एकदम याद रखिए, एक अवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23। एकदम इतना बार बोल दिए कि आपको हमें लगता है कि याद ही हो गया होगा। ठीक है, अवोगाड्रो के 1 ग्राम अणुभार बराबर 1 मोल, फिर अवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुना 10 के पावर कितना कितना बोलिए, हाँ 23। ठीक है, चलिए अणुओं की संख्या, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको एक बार देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अणुओं की संख्या एनटीपी पर गैस का आयतन बट्टा 22.4 लीटर। ठीक है, गुने 10 के पावर 0 दो गुना 10 के पावर क्या 23। ठीक, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बट्टा 6.022 गुना क्या है 10 के पावर 23। ठीक है, एक अणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा आणविक द्रव्यमान बट्टा क्या 6.022 गुना 10 के पावर क्या 23। गुड। अणुओं की संख्या मोल गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 अवोगाड्रो संख्या। ठीक है, चलिए एक एमओ या यू बराबर, ठीक है 1/2 ऑफ द ए सी एटम, यानी कि कार्बन का एटम, तो 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg। ठीक है, एक मोल गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है, देखिए ऊपर हम पढ़ा है ना 22.4 लीटर। ठीक है, ये सबको नोट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम परमाणु बराबर तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बट्टा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, 1 ग्राम अणु बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। जब भी देवेगा क्वेश्चन इस टाइप का बनाने के लिए तो इसका दे देवेगा, हाँ जी ग्राम अणु में निकाले तो इसका पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान दिया रहेगा और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान दिया रहेगा, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख के ना बटा कर देना है, हो गया, कटा देना है, हो गया, कटा पिटी कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटा संयोजकता, 1 मिली हाइड्रोजन का एनटीपी पर भार 0.009 ग्राम होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तत्व का परमाणु भार बराबर होता है 6.4 बट्टा विशिष्ट ऊष्मा। देखिए कुछ ना कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। ठीक है, आपको इंजीनियर बनना है ना जी, माँ बाप का नाम रोशन करना है ना, तब ना माँ बाप शान से कहेंगे हाँ मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है कि नहीं। तत्वों की संयोजकता बराबर परमाणु भार बट्टा तुल्यांकी भार। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार ऊपर भी बता दिए हैं, वही ये है क्वेश्चन है। 1 मोल बराबर 6.22 गुने 10 के पावर 23 अणु। वाष्पशील पदार्थों का वाष्प घनत्व, इसको कैसे ये ज्ञात करेंगे, तो एनटीपी पर पदार्थ का वाष्प किसी आयतन का भार और एनटीपी पर समान आयतन के हाइड्रोजन का भार। ठीक है, ये सूत्र नहीं, सूत्र का बाप आपको याद करा रहे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो को आप पूरे मन से और 2-3 बार आई थिंक देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर। अब बताओ आप इतने ट्रिक इतने सारे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो क्या बाहर जाएगा क्वेश्चन, नहीं ना जाएगा। तो फिर पढ़ते हैं आगे। अणु भार बराबर वाष्प घनत्व गुना 2। एनटीपी पर किसी पदार्थ का वाष्प के 22,400 मिली का भार उस पदार्थ के अणुभार के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक, वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग रूप तथा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जो परिवर्तन के कारण समाप्त होने ही अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। जैसे क्या होता है, नमक का पानी में घुलना, यानी कि नमक को जब पानी में घुला दीजिएगा तो वो घुल तो जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी को अगर सुखा देते हैं तो फिर नमक प्राप्त हो जाएगा। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ को अगर पिघला दे पानी में तो वो पानी तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसको जमा दे तो क्या हो जाएगा, फिर बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि कुछ समय के लिए अपना स्वरूप परिवर्तित कर ले, फिर उसके बाद पहले जैसी अवस्था में आ सके तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन भी आता है, दे देगा नमक का पानी में घुलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो क्या आप जवाब देंगे भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक अथवा आणविक संरचना बदल जाती है और पदार्थ के रंग रूप तथा आकार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन में
परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी मूल अवस्था प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आपको मूल अवस्था में प्राप्त, जैसे हमने बताया है कि नमक को पानी को फिर से जला दिया जाए तो नमक प्राप्त हो जाएगी, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में फिर से पूर्व की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए और पदार्थ के रंग रूप तथा आकार में अस्थायी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी मूल अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः वह वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की आंतरिक संरचना बदलने के कारण रासायनिक गुणधर्मों का अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, अगर आपके यहाँ दूध फट जाता है तो आप वापस उसे दूध बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं, तो ये किस परिवर्तन में आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड शिल्पी कुमारी, जवाब दे रही हैं, ये रासायनिक परिवर्तन क्या है। अच्छा ये बताइए, लोहे का जंग में लगना, लोहे में जंग लगना, ये किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो वो आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वेरी गुड। देखिए आप भी कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। लोहे में जंग का लगना, अच्छा चलिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर उसको चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए भौतिक और रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। देखिए हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं एकदम बच्चा से, ताकि आपको एक भी चीज़ छूटे ना, एक भी चीज़ आप क्वेश्चन जब बनाने जाओ एग्जाम में बैठो तो ये ना हो कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा, ये क्या है वो क्या है ना, क्योंकि आप सभी 10th की 12th की पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी दिन हो गया, हर चीज़ दिमाग पे नहीं रहता है कि नहीं, तो इसका एक रिवीजन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन में कोई नया यौगिक नहीं बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में सदैव एक कोई नया पदार्थ या यौगिक बनता है। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में जो जैसा रहेगा फिर वैसा स्वरूप धारण कर लेगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जैसे दही का जमना, ठीक है, वो फिर वापस दूध नहीं ना जमता है ना, तो वो किस अवस्था में रहता है, पहले तो रहता है वो द्रव अवस्था में रहता है ना, और उसके बाद हो जाता है ये क्या, ठोस अवस्था में। ठीक, तो ठोस से फिर वो मतलब दूध बन सकता है, दूध नहीं बनेगा, लेकिन पतला तो हो जाता है, लेकिन दूध नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोई रासायनिक परिवर्तन में सदैव कोई नया पदार्थ या यौगिक बनता है। ठीक है, इसमें भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन आवश्यक नहीं है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, स्वरूप, आकार, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, रंग, रूप, आकार तो बदलता ही है, साथ में रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, यानी कि दूध जब जमेगा तो दूध जमने से पहले उसका स्वाद कुछ और होता है, और जमने के बाद कैसा लगता है, खट्टा लगता है ना, तो वो हो जाता है। ठीक है, इसमें गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन यह एक अस्थायी परिवर्तन और यह अस्थायी परिवर्तन होता है, इसमें फिर चेंज की संभावना नहीं होती है। परिवर्तन के कारण हटने पर मूल अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी कि परिवर्तन का जो भी कारण होता है वो हटा दिया जाए तो मूल अवस्था जो पहले रहता है वो मिल जाता है, लेकिन परिवर्तन के कारण को हटाने पर परिवर्तन के कारण को हटाने पर मूल अवस्था प्राप्त नहीं होता है। इसमें कितना हो चेंज कर लीजिए, दूध को दही, दही को आप दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। चलिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक होती है। ठीक है, इसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही ना दही जमता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक संरचना अप्रभावित होती है, लेकिन इस पर पदार्थ की आंतरिक संरचना व आणविक संरचना अवश्य बदल जाती है। ठीक है, चलिए स्मरणीय तथ्य यानी कि मेमोरिएबल फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहें तो इसे नोट्स भी कर सकते हैं, ताकि हम जब MCQ पढ़ाएं तो आप फटाफट जवाब दे सकें। ठीक है, परमाणु भार, चलिए परमाणु भार अणु भार तथा तुल्यांकी भार का कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये तुलनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तत्वों के परमाणु भाग निश्चित संख्या है, लेकिन संयोजकता परिवर्तनशील हो सकता है, इसलिए इस तत्व का तुल्यांकी भार बदल सकता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एमओ में एक विशिष्ट मात्रा के जो विभिन्न परमाणुओं के भार को व्यक्त करता है, और यह कार्बन परमाणु के भार का 1/12वें भाग होता है। अन्य सभी रासायनिक तत्वों के भारों की तुलना में इस आपेक्षिक भार मात्रक के साथ की जाती है। ठीक है, देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलिएगा। ठीक है,
बिल्कुल ही ना भूलिएगा। देखिए कंठ हमारा बच जा रहा है फंस जा रहा है गला। सभी रासायनिक तत्वों के परमाणु भार पूर्ण संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, जो वास्तव में उनके आपेक्षिक भार होते हैं। ठीक है, परमाणु भार एक आयाम रहित राशि है। ठीक है, यानी कि परमाणु भार आयाम रहित राशि होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को तत्वों के आपेक्षिक भार और एक एमू के गुणनफल के रूप में निर्धारित किया जाता है। जैसे वही Ma बराबर 16 गुना 1 mu बराबर 16 mu। ठीक है, 1 ग्राम अणु पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें संगठक कणों की संख्या कार्बन के 12 ग्राम में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अभिक्रिया के लिए लिए गए पदार्थों की मात्रा को ग्राम अणु में मापा जाता है। एक पदार्थ के अणु भार एक पदार्थ के ग्रामों की संख्या और उस पदार्थ के अणु की संख्या के बीच संबंध को दर्शाता है। एक पदार्थ के अणु भार प्रत्येक विशिष्ट पदार्थ के लिए स्थिर होता है। किसी भी पदार्थ का अणु भार संख्यात्मक रूप से उसके आणविक भार के बराबर होता है। गैस के 1 ग्राम अणु द्वारा ग्रहित आयतन को इसके अणु आयतन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गैसों के अणु आयतन लीटर प्रति मोल या क्यूबिक मीटर प्रति मोल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, चलिए आपका हो गया ये क्वेश्चन सारे। चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम जल्द ही कल या परसों हम लेकर के आवेंगे इसका MCQ। और तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।